अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 9 का 9वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक ओहम्स लॉ और इसके साथ रेसिस्टिविटी और इसकी डिपेंडेंस वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओहम्स लॉ से। तो बेसिकली ये जो लॉ है ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था। इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड देयर इज़ नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर। तो ये यहाँ पे इस लॉ की स्टेटमेंट लिखी हुई है। इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि जो कंडक्टर होते हैं, आपको पता है दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देते हैं, ठीक है, जबकि इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, जिस तरह लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया, ठीक है, कंडक्टर्स तमाम मेटल्स हो गए, इस तरह, ठीक है। तो कंडक्टर जो होते हैं उनमें से फ्लो करने वाला जो करंट होता है, अब उस करंट की जो मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वी के, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ये जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा करंट, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ आगे बताएगी कि प्रोवाइडेड देयर इज़ नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, यानी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, यानी कंडक्टर की जो हालत है, कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, कंडक्टर की लेंथ हो गई, उसका साइज़ हो गया, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हो गई, इन सारी चीज़ों में कोई भी किसी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए। तो फिर जो होगा वो ओहम्स लॉ फुलफिल होगा। लेकिन अगर फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है तो फिर वो ओहम्स लॉ को फुलफिल नहीं करेगा। और फिजिकल स्टेट जो होती है इसमें चेंज ना होना ये ज़रूरी होता है ताकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी आगे चलकर सारी डिटेल इसकी आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉ है, इस लॉ की मदद से हमने ये एक इक्वेशन बनाई, ठीक है। मैथमेटिकली यहाँ पर यही लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैथमेटिकली में, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर अ करंट आई स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इट। जब भी किसी कंडक्टर को करंट प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स पे अप्लाई होता है, ठीक है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की मिकदार करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ हमने स्टेटमेंट से देखकर यहाँ पर इक्वेशन लिखी। आगे इस सिंबल को, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब खत्म करते हैं तो हमें पता है दो चीज़ें आती हैं, एक इक्वल और इक्वल के साथ कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे हमने आर लिखना है, कैपिटल आर। तो ये इक्वेशन बनेगी वी इज इक्वल टू आई आर। जो आपने 10th क्लास में भी ओहम्स लॉ पढ़ा था सेम वही है यहाँ पर, लेकिन 10th में थोड़ी सी डिटेल आई थी, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन और फार्मूलाज वगैरह ही दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है वेयर आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, नाम से ही जाहिर है कि रेजिस्ट करना, किसी चीज़ को रोकना, ओपोजिशन पेश करना या मुखालफत करना, ठीक है, ओपोजिट काम करना, इस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि कंडक्टर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर से कम करंट को गुजरने दे, ठीक है, करंट को ओपोजिशन प्रोवाइड करे, करंट को रोके, उस एबिलिटी को हम कहते हैं उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, 10th क्लास वाली सेम डेफिनेशन है। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद इसका ऐसे यूनिट है, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम एंड इट इज डिफाइंड एज। अब 1 ओहम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओहम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आगे मैथमेटिकली ये 1 ओहम की इक्वेशन लिखी हुई है, ये कैसे बनी है आप देख सकते हैं। ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर है। यहाँ से हम अगर आर की वैल्यू फाइंड करें तो आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आर रह जाएगा, ठीक है। आर का यूनिट हमें पता है ओहम है, रेजिस्टेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज होता है। उसके बाद आई है, ये करंट, करंट का यूनिट अम्पेयर होता है। तो अम्पेयर की पावर 1 है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी, वोल्ट पर अम्पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 ओहम इक्वल आ गया 1 वोल्ट पर अम्पेयर के ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक था। इसके बाद आगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, ओहम्स लॉ के फ़ौरन बाद आ रहा है। ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अब जो रेजिस्टेंस होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, या रेजिस्टिविटी एक नई टर्म आएगी, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। तो इट हैज़ बीन सीन दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आर लेंथ एल ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और टेम्परेचर टी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसके बाद कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, उसके बाद टेम्परेचर क्या है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पर जो होगी वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। आगे अब ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो वो सारा कुछ अभी आगे आएगा। तो डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। एज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेना, तो आपके पास बनेगा आर प्रोपोर्शनल एल ओवर ए। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल खत्म करेंगे, इक्वल आएगा और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट है ये है रो। इस रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। तो ये यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जो दो इक्वेशन है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले लेंथ के बारे में लिखा हुआ है कि किसी मटेरियल की, किसी वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं, मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है और दूसरा मेरे पास ये पेन है। आप देख सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। यहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, बोर्ड मार्कर का ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों में से मिसाल के तौर पर ऐसे कि मेरे पास दो पाइप हों, पानी के पाइप हों, तो जो ये वाला बड़ा पाइप होगा इसके अंदर से पानी जल्दी फ्लो कर जाएगा, जबकि ये वाला जो पाइप होगा जो बारीक होगा इसमें से पानी आहिस्ता मूव करेगा, ठीक है। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा कम होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करती है। इसके अलावा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वो भी आगे हेडिंग में आएगा, ठीक है। जहाँ अब यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी है, जो रो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल आएगी, लेकिन उससे पहले आपने एक नोट याद रखना है जो आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर वायर एंड रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ विच वायर इज़ मेड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टिविटी होती है इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है कोई भी मेरे पास वायर है या कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो होता है वो करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करता है करंट को गुजरने के लिए, ठीक है। जबकि रेजिस्टिविटी हर मटीरियल की अलग अलग होती है। अब कंडक्टर जो है वो कॉपर से बना है, आयरन से बना है, सिल्वर, सिलिकॉन, जिस मर्जी मटेरियल से बना है, हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। हर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होगी वो फिर स्पेसिफिक होगी। तो इस तरह आपने ये नोट को याद रखना है जो आपको एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी है, रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला हमने जब पीछे रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाया, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, यहाँ से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर हमने रो की वैल्यू निकाली है, ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमने रो का फार्मूला बना दिया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओहम मीटर। इसके बाद इसकी एक और डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ मटीरियल, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है? ये भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटीरियल की जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, यानी आपने 1 से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे जब, तो जो आपके पास नई चीज़ हासिल होगी वो कंडक्टेंस होगी, ठीक है। तो इसका सिंबल कैपिटल जी होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं 1 ओवर कैपिटल आर, जहाँ पर जी का मतलब है कंडक्टेंस। ऐसे यूनिट इसका जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो ओहम ऊपर जाके -1 हो जाएगी पावर, तो इसका यूनिट बनेगा पर ओहम या MHO भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आगे जो लास्ट टर्म है डेफिनेशन के लिए वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका फार्मूला आपके सामने यहाँ लिखा है, ये सिग्मा का सिंबल है, ठीक है। इसको इस तरह लिखा जाता है, स्मॉल एड ओ डाल के इसके ऊपर ये छोटी सी लाइन लगा दी जाती है, तो ये सिग्मा का लेटर होता है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। इसका ऐसे यूनिट लिखा हुआ है, ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओहम पर ओहम पर मीटर या MHO पर मीटर भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। अब यहाँ पर 4 चीज़ें हमने डिफाइन की। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिर कंडक्टेंस और लास्ट पर कंडक्टिविटी। तो ये चारों चीज़ों में आपने फ़र्क याद रखना है। ये
चारों चीज़ों को मिक्स नहीं करना हरगिज़। इनकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट आपको यहाँ पर दिखा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। डिफरेंस के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो इस तरह आपने इनकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट कंप्लीटली ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो आगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी अपॉन टेम्परेचर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया जाएगा कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस तरह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ लैटिस। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट फ्लो करने के दौरान अब फ्री इलेक्ट्रॉन जो उस मटेरियल के एटम्स के साथ कोलिजन्स करते हैं, वाइब्रेशन जो होती हैं, उस वजह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है। अब जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशंस का, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रेजिस्टेंस जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर राइजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीजेज एंड हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन्स आल्सो इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटी यानी उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कोलिजन्स करने के, किसके साथ, एटम्स के साथ। इसके बाद क्या होगा, एंड हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, और इस वजह से जो रेजिस्टेंस होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमें यही बताती है कि कोई भी मटेरियल है वो कितनी स्ट्रॉन्गली अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, यानी वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करंट को रोक रखता है। रेजिस्टिविटी हमें ये चीज़ बताती है कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है। अगर कम रेजिस्टिविटी होगी तो इसका मतलब है कि करंट ईजिली फ्लो कर सकता है, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि करंट को फ्लो करने में डिफ़िकल्टी पेश आएगी, जैसे कि रबर, कार्बन, इस तरह के मटीरियल्स में। इसलिए कहा जाता है कि कॉपर और सिल्वर जो होते हैं, कॉपर सिल्वर की वायर जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, यही वजह है, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ याद रखनी हो। बाद आके आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है जो कि ये वेरिएशन ग्राफ है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान ये ग्राफ बना हुआ है। फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज या राइजेज रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आल्सो राइजेज। तो ये कॉपर के बारे में यहाँ पर बताया गया कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है इन अ स्ट्रेट लाइन और लीनियरली, ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लीनियरली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग इंक्रीज होना। सो कॉपर बिकम्स अ लिटिल हार्डर फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास व्हेन हीटेड। तो इस चीज़ के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हार्डर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए, जब कॉपर को हीट किया जाए। यानी कॉपर जो होगा वो ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जब वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये भी आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो बेसिकली हमें ये चीज़ बताता है कि हाउ मच रेजिस्टेंस इंक्रीजेज पर 1 डिग्री सेल्सियस राइज, यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। या आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन को आपने इसी तरह याद रख लेना है कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ पर यही रिलेशनशिप को बताया जाता है। आगे इसका फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, अल्फा जो होता है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके दो फार्मूले हैं। सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो RT और RO के टर्म्स में होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो अगले पेज पर आएगा वो रो के टर्म्स में होगा, यानी रेजिस्टिविटी की टर्म में होगा, रो T और रो O की टर्म में होगा। तो दोनों सेपरेट फार्मूले हैं, इन दोनों को आपने याद रखना है। इसी फार्मूले की मदद से हम दूसरा फार्मूला भी ड्राइव करेंगे भी। तो बेसिक जो फार्मूला है वो यही है, RT माइनस RO डिवाइडेड बाई RO T, ठीक है। वेयर RO एंड RT आर दी रेजिस्टेंसेज आर एट टेम्परेचर्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। आप इसको R0 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से R0 और RT के बारे में देख सकते हैं। अभी R0 और RT के आगे फार्मूले होते हैं, RT इज इक्वल टू रो T L ओवर A, आगे R0 इज इक्वल टू रो नॉट L ओवर A। ये फार्मूले कहाँ से बने, ये फार्मूले जो रेजिस्टेंस का बेसिक फार्मूला हमने स्टार्ट पे फैक्टर्स वाले में पढ़ा उसी फार्मूले से बना है, ठीक है, जब हमने लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की डिपेंडेंस देखी थी रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो आप इन दोनों फार्मूलाज को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जब दोनों फार्मूलाज को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास फार्मूला था अल्फा का वो ये था कि RT माइनस RO डिवाइडेड बाय RO मल्टीप्लाई T। इस फार्मूले में आपने RT की जगह RT की वैल्यू पुट कर दी, आगे रो नोट की जगह पे आपने R0 की जगह R0 की वैल्यू पुट कर दी, और नीचे भी R0 की वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट की हैं इस फार्मूला के अंदर। बाकी T जो है वो साथ ऐसे ही आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर नोमिनेटर से L ओवर A कॉमन है, इसको आपने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया रो T माइनस रो नोट
एलो वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो दो सिमिलर चीज़ें कट हो जाती होती हैं। बाकी आपके पास बचेगा रो टी माइनस रो नोट डिवाइडेड बाय रो नोट टी। तो ये जो नया फार्मूला बना, ये अल्फ़ा का फार्मूला है, ये अल्फ़ा का फार्मूला है रेजिस्टिविटी की टर्म्स में, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, अल्फ़ा का फार्मूला, या ये भी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा जब आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ दी होंगी T डिग्री सेल्सियस यानी कोई टेम्परेचर दिया होगा और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। वेयर रो नोट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रो टी इज़ द रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर आ सकता है, 273 डिग्री आ सकता है, 32 डिग्री सेल्सियस आ सकता है, कोई भी टेम्परेचर गिवन होगा, ठीक है। आगे दो केसेस हैं अल्फ़ा के लिए आपने याद रखने हैं, अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तब क्या होगा और नेगेटिव के लिए क्या चीज़ आपने याद रखनी है। तो अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ होगी, यानी कि टेम्परेचर जो होगा इस केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस आर के, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। इफ़ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव इट मीन्स दैट रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, यानी इन चीज़ों के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अल्फ़ा का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है और आपकी बुक पे इसका टेबल भी बना है जहाँ पे इन मटीरियल्स का अल्फ़ा की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट की, ठीक है। तो ये मटीरियल होते हैं जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। आप तमाम मेटल्स के लिए भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा पॉजिटिव होता है। केस 2 में लिखा है अल्फ़ा नेगेटिव, यानी इफ़ अल्फ़ा इज़ नेगेटिव इट मीन्स दैट रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से अगर अल्फ़ा की वैल्यू टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो इस तरह आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसकी एग्जांपल लिखी हुई है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस केस में आपने उल्ट केस याद रखना होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और केस 1 में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो यानी अल्फ़ा पॉजिटिव होगा और इसमें अल्फ़ा नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ तक आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।